नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में दिसंबर 2021 में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 19वें शिफ्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली में पता होता है कि हमें पैराग्राफ में ढूंढना क्या है, तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से पैराग्राफ के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है कि पूरा समाज कैसे व्यक्ति के प्रति वैर भाव रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अप्रिय सत्य की अपेक्षा क्या बेहतर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 95 नंबर का, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सुलभ इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य की कीर्ति कैसी होती है। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि किसे कहा गया है। और 98 नंबर का प्रश्न देखिए, मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। देखिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रेखांकित शब्द यहाँ पर ही है। ही क्या है, कौन किस प्रकार का शब्द है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर मैं ही को हटा दूं, ही को हटाए बिना इसको पढ़िए, मधुर वाणी मनुष्य का सच्चा आभूषण है। अब मैं ही लगा देता हूं, अब पढ़िए, मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। क्या दोनों के वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ही लगा देता हूं तो इस वाक्य पर जोर पड़ता है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। तो कोई भी एक ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अस्तित्व ना हो और जिसे वाक्य में लगाने के बाद से वाक्य में दबाव पड़े, जोड़ पड़े किसी बात को कहने के लिए, तो उसे हम लोग निपात कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 निपात इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनको हटा देने से भी उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन जब निपात हम लोग लगा देते हैं तो उस वाक्य में दबाव बनता है, जोड़ पड़ता है किसी बात को, किसी अर्थ को कहने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 4 निपात इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैसे लोग से सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो टोटल 9 प्रश्नों में से हमने 2 प्रश्नों को बिना पैराग्राफ को पढ़े ही देख लिया। बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए, मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले। मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले, कभी कटु और अप्रिय सत्य ना बोले। मनुष्य अप्रिय सत्य बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। तो एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि अप्रिय सत्य बोलने की अपेक्षा में क्या करना चाहिए, तो हमें मौन रहना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। भर्तृहरि का कथन है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य का सच्चा आभूषण क्या है, तो मधुर वाणी मनुष्य का सच्चा आभूषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस संसार में मधुर वचन एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसका सही उच्चारण करने वाला स्थायी कीर्ति को प्राप्त होता है। स्थायी कीर्ति किसको मिलती है, जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है। ठीक है, मधुर आचरण का प्रयोग करता है। यह संपूर्ण संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग से सभी जन आनंदित होते हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था, सबका प्रिय कौन होता है, तो जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सदा कटु वचन का प्रयोग करते हैं, जिसकी भावें क्रोध से सदा टेढ़ी रहती है, जिसके वचन बाण व्यर्थ ही दूसरे के मर्म स्थल को काटते हैं, ऐसा मनुष्य संपूर्ण समाज में द्वेष का पात्र रहता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हमेशा द्वेष का पात्र रहने वाला कैसा मनुष्य होता है, तो जो हमेशा कटु वचन का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे पढ़िए। जो मनुष्य अपने इष्ट मित्रों को देख करके सम्मान सहित उनसे पहले ही बोलता है, सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहित है तो
वह प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता। ये पूरा पैराग्राफ हो गया। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए, कटु तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, गद्यांश के अनुसार ये बात मेंशन की गई है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है। तो देखिए, मधुर वाणी को मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति वैर भाव रखता है। तो जो कठोर वाणी, कटु वाणी बोलते हैं, कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, उसके प्रति पूरा समाज व्यक्तियों के प्रति मतलब एक तरीके से वैर का भाव रखता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब था। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, अप्रिय सत्य की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए। तो हमें मौन रहना चाहिए। पैराग्राफ में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि दुर्लभ का विलोम, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया था। ऑप्शन नंबर 3 सुलभ, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य की कीर्ति कैसी होती है। तो इनकी कीर्ति स्थायी होती है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि किसे कहा गया है। तो मधुर वचन को। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 98 का उत्तर हमने पहले ही देख लिया है, ये इसका उत्तर निपात था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। और 99 का इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कैसे लोग से सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो जो अपने इष्ट मित्र को देख करके मुस्कान के साथ उसके पहले ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पैराग्राफ में मेंशन किया गया, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। तो इसके भी प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद से कविता को पढ़ करके इसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया 101 नंबर का, निर्भांत से क्या तात्पर्य है। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। और 103 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कविता में दूसरों की किस चतुराई का भाव व्यक्त किया गया है। 104 नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया था सानंद का अर्थ नहीं है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दिया गया कि सानंद का क्या अर्थ नहीं है। तो देखिए, आनंदित होना अर्थ है, आनंद के साथ अर्थ है, प्रसन्नता के साथ अर्थ है, लेकिन साथ साथ होना इसका अर्थ नहीं है, यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अविवेक शब्द से बनने वाला विश्लेषण, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, ये विश्लेषण नहीं बल्कि विशेषण होना चाहिए था, ये लॉ नहीं है, विशेषण शब्द है। तो अविवेक से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण बोलते हैं। तो यहां पर अविवेकी बनेगा, अविवेक से विशेषण। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अविवेकी पुत्र हमेशा वंश का नाश करता है, तो यहां पर पुत्र क्या था, पुत्र यहां पर संज्ञा था, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, अविवेकी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अविवेकी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्नों को पढ़ने के लिए, बाकी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं 1 में, लेते उसी को 20 में है, डूबकर अविवेकी में। जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निश्चित है, हम दूसरे को 500 की बेचते हैं जब रुई। सानंद कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते हैं कि ठहरो, वस्त्र जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर के तुम ही से जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहां पर रॉ मटेरियल की बात की गई है कि लोग रॉ मटेरियल को सस्ते में खरीद लेते हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट बना करके महंगे में बेचते हैं। तो यहां पर अविवेकी इसी के लिए कहा गया है कि लोग कच्चा माल तो बेच रहे हैं लेकिन उससे फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने पर केंद्रित नहीं रहेंगे तो आपका पतन निश्चित है। देखिए यहां पर उसका पतन एकांत है, उसका पतन निश्चित है, यानी कि जो लेखक है वो कहीं ना कहीं फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ही आपका कोई कच्चा माल सस्ते में खरीद करके ले जाएगा और आपको महंगे में बेच देगा। तो ये पूरा थीम हो गया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न बचे हुए हैं जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पादन नहीं करते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल तो बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल बेच रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना की गई है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, निर्भांत से क्या तात्पर्य है।
तो निर्भ्रांत का मतलब होता है जिसमें कोई भी भ्रम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तो कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाने की बात की जा रही थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है 103 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में दूसरों की किस चतुराई का भाव व्यक्त किया गया है। तो देखिए हमसे कच्चा माल लेकर के हमें ही 10 गुना दाम पर सामान बेचना, ये इस चतुराई की बात की गई है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो 104 नंबर का प्रश्न था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि सानंद का अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका अर्थ नहीं था। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था अविवेक से बनने वाला कौन सा विशेषण होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अविवेकी। ये सही तरीका है गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश है। बोधगम्य निवेश के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक थे क्रैशन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जिस प्रकार से बच्चे मदर टंग को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से वो टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जित कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, और उसी इनपुट हाइपोथेसिस को हिंदी में बोधगम्य निवेश बोलते हैं। अब ये बोधगम्य निवेश में उन्होंने बताया क्या था, तो बच्चे का जो लेवल है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है, उसके स्तर से एक स्तर ऊपर अगर बच्चे को कुछ बताया जाएगा तो उसके संज्ञान में कुछ वृद्धि की जा सकती है, यानी वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, निवेश का काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा बौद्धिक स्तर, मेरा संज्ञानात्मक स्तर इतना है, अब मुझे कुछ नई चीज़ सीखनी है, तो जाहिर सी बात है मेरे स्तर से ऊपर ही बताना होगा आपको, तभी मैं कुछ नया सीख पाऊंगा। अगर आप मेरे स्तर के बराबर बताएंगे तो उतना तो मैं पहले से जान रहा हूं, या फिर अगर मेरे स्तर से नीचे बताएंगे तो वो भी मैं पहले से जान रहा हूं, तो ये दोनों चीज़ें जो है मेरे संज्ञान में वृद्धि नहीं करेंगी। लेकिन अगर मेरे स्तर से आप एक स्तर ऊपर बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरे संज्ञान में नई चीज़ों को जानने में मुझे मदद करेगी। इसी को उन्होंने बोधगम्य निवेश कहा था, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस कहा था, जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताया कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक स्तर है उससे एक स्तर ऊपर बताना ही बोधगम्य निवेश कहलाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की भाषा का अवसर प्रदान करना। जाहिर सी बात है उनके स्तर से कुछ जब ऊंचा बताया जाएगा तो वो उनके लिए नई चीज़ों को सीखने जैसा होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यहीं इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं, पता कीजिए कि इनमें से कौन सी बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी BICS है और कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता यानी CALP है। थोड़ा सा बेसिक पहले आप जान लीजिए कि BICS और CALP होता क्या है। देखिए BICS का इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि अनौपचारिक तरीके से जब हम अपने दोस्तों के बीच अपने घर में बातचीत कर रहे होते हैं तो उस समय हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग विद्यालय में बात कर रहे होते हैं या फिर विद्यालय में जो या फिर कोई भी लेख की अगर हम लोग बात करें या फिर किसी भी बुक की बात कर लें तो उसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया रहता है वो औपचारिक लैंग्वेज यूज किया गया रहता है। उसमें आपके पुस्तक में अनौपचारिक लैंग्वेज नहीं होता है, अनौपचारिक भाषा नहीं होता है। तो जब भी औपचारिक भाषा की बात आएगी तो उसे CALP बोला जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP का, और इसी को हिंदी में कहते हैं ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता, ठीक है। तो जब भी औपचारिक भाषा की बात आएगी तो वो CALP होगा, और जब भी अनौपचारिक भाषा की बात आएगी तो वो BICS होगा, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं A और B, और दोनों को पढ़ करके कौन सा BICS है कौन सा CALP है ये हमें बताना है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वह अपने मित्रों के साथ संवाद करती है और उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। देखिए किसी भी लैंग्वेज में बातचीत की जाए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में बातचीत की जाए, अगर हम अपने दोस्तों से अपने मित्रों से बात करते हैं तो उस समय हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, अनौपचारिक, और अनौपचारिक को क्या बोलते हैं, BICS, ठीक है। दूसरा देखिए अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है और प्रयोगों में रिपोर्ट लिखती है। लिखने की जो भाषा होती है वो औपचारिक भाषा होती है। जिस प्रकार से हम दोस्तों के साथ कुछ अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या फिर तू तड़ा करके बात कर लेते हैं, आप उस तरीके से लिखते नहीं हैं। वो अनौपचारिक लैंग्वेज है जो केवल बोलने में प्रयोग किया जाता है, लिखने में आप औपचारिक लैंग्वेज का ही प्रयोग करेंगे। तो ये औपचारिक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, यानी CALP हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों एक तरीके से भाषा बोलने के
कौशल के तौर पर देखे जाते हैं। एक अनौपचारिक भाषा बोलने का कौशल है और दूसरा औपचारिक भाषा बोलने का कौशल है। ठीक है, तो पहला हमारा BICS हो जाएगा और दूसरा CALP। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है। लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये बात बिल्कुल सही है। व्यवस्था क्या हो गया, यानी कि एक तरीके से मैनेज करना, आप समझ लीजिए। तो लैंग्वेज में क्या होता है, भाषा में क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। और अगर निगेटिव वर्ड की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर निगेटिव वर्ड आ जाएगा, उसके बाद से एक तरीके से मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों की बात करें तो उसमें पहले आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है अगर क्या वाले प्रश्न है, और अगर आपका किसी बीच में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो आपका विच, WH वाला जो शब्द होता है उससे आपका शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। सभी लैंग्वेज में इस प्रकार का पहले से डिफाइन होता है कि किस स्ट्रक्चर में हमें लैंग्वेज को यूज करना है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं कौन सा सही है ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये पहला वाला सही था, पॉजिटिव था, और प्रश्न निगेटिव पूछा गया था तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक कहने का मतलब कि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किताब, तो मैं किताब शब्द बोला तो आपके मन में एक बुक का इमेज बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं चेयर, तो चेयर बोलते ही आपके मन में इस प्रकार से कुछ इमेज बन जाएगा जो कि बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, इस प्रकार से चेयर। अगर मैं आपसे बोलूं कैट, तो आपके मन में बिल्ली का एक इमेज बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं पेन, तो पेन या फिर पेंसिल का इस प्रकार से आपके मन में कुछ इमेज बन जाएगा। आखिर ये आपके मन में इमेज बन कैसे रहा है? इमेज आपके लिए इस प्रकार से बनता है कि जिस प्रकार से जब आप जन्म लिए थे और उसके बाद से जैसे जैसे आप चीज़ों के बारे में जानते गए तो आपको बता दिया गया कि ये पेन है। आखिर मतलब कि पेन जो शब्द है उसको इस वस्तु से कोरिलेट किया गया है। अगर मैं चेयर बोलूं तो इस वस्तु से, यानी जो बैठने की वस्तु है, इसको चेयर नाम का शब्द दे दिया गया है। यानी कि ये सभी चीजें यादृच्छिक तौर पर दी गई हैं, रैंडम तौर पर दी गई हैं। इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि आखिर इसको पेन ही नाम क्यों दिया गया, इसको चेयर ही नाम क्यों दिया गया, क्यों नहीं इसको टेबल नाम दिया गया। तो ये चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई वस्तु आप देख रहे हैं तो उसका कोई नाम है, लेकिन आखिर वो नाम पड़ा कैसे, वही नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में रैंडमली ये सभी नाम दिए गए हैं कि जो चीज़ें पहले से प्रचलित थी उसको उसी प्रकार से नाम दे दिया गया और वो चीज़ें उसी प्रकार से चलती चली गई। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं, वस्तुओं के नाम जो दिए गए हैं, वो तो हम जान रहे हैं कि उसको चेयर बोला जाएगा, लेकिन चेयर ही क्यों नाम दिया गया, ये इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक रैंडम प्रोसेस था, रैंडम प्रोसेस था कि जिस प्रकार से शब्दों का खोज होता गया उस प्रकार से उन नए नए शब्द, नए नए वस्तुओं को उससे कोरिलेट किया गया। तो यही बोला जा रहा है कि ये रैंडम होता है भाषा। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा देखिए, भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं रहा हूं पढ़ा, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये लैंग्वेज का मीनिंग तभी निकलेगा जब मैं इसको सही तरीके से इसका अर्थ डिफाइन करूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब मेरा जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट हो गया। यानी कि जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, वो अर्थ पर संकेंद्रित होता है। यानी कि उसका एक मीनिंगफुल मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, उसका एक अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी भाषा नहीं बोल दी जाएगी। ठीक है, तो चौथा भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा। कहा जा रहा है कि भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है। तर्क संगत यानी कि जो कि रीजन कर सके, तर्क दे सके कि हाँ ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको दूसरे वाले विकल्प में जब समझाया था कि मान लीजिए ये पेन है, तो इसका नाम पेन ही क्यों पड़ा, इसका कोई भी रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं दे सकता। जब स्टार्टिंग में इस वस्तु की खोज हुई होगी तो उस समय इसका जो भी नाम दे दिया गया वो इसे बोला जाने लगा। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो संगणक बोलते हैं उसको हिंदी में, और अंग्रेजी में कंप्यूटर बोलते हैं। तो संगणक तो उसकी चीज़ जुड़ी हुई है कि वो चीज़ें गणना कर रही हैं, इसलिए उसका नाम संगणक पड़ गया। लेकिन संगणक ही क्यों रखा गया, ये चीज़ें एक तरीके से आप साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर सकते हैं। या फिर जो कंप्यूटर की आप बात छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जैसे कि ईंट हो गया, उसके बाद से सीमेंट हो गया, उसके बाद से
बालू हो गया, उसके बाद से लकड़ी हो गया, मेज हो गया, ये सभी चीज़ों का वही नाम क्यों दिया गया, इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था नहीं है, और विकल्प में दिया गया है कि ये एक तर्क संगत व्यवस्था है, तो यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है और प्रश्न में हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा को एक पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत नहीं करती हैं, बल्कि जहां तक संभव हो, जहां कभी संभव हो, जहां भी संभव हो आदि अविश्लेषित समूह में देती हैं। इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कोश विषयक उपागम के तौर पर जाना जाता है। कोश विषयक उपागम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया शब्द समूह, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो बच्चे को कलेक्टिव फॉर्म में दिया जा रहा है, समूह के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वाक्यांश समूह, यानी कि वाक्यों के माध्यम से बच्चे को पर्टिकुलर किसी वोकैबुलरी को समझाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न में नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान उसको नए नए शब्दों को बताने जाने की बात की जा रही है, तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन का भी कोई भी यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, कोश विषयक उपागम, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? ऊर्ध्वमुखी को देखिए, ऊर्ध्वमुखी यानी जिसका मुख ऊपर की ओर हो, ऊर्ध्व की ऊपर की ओर हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। और दूसरा होता है अधोमुखी, जिसका मुख नीचे की तरफ होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉप बॉटम अप्रोच। तो हमसे प्रश्न किसके बारे में पूछा गया? ऊर्ध्वमुखी के बारे में, यानी कि ये वाला पूछा जा रहा है कि किसमें बॉटम टू अप अप्रोच है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कविता को याद करना, सुनना, आंसू भाषण, वाद विवाद, परिचर्चा इत्यादि। रटना, याद करना, ये जितने भी वर्ड होते हैं निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर होगा ही नहीं। तीसरा देखिए, तुरंत सुन करके अव्यवस्थित शब्दों का वाक्यों में लिखना, तो केवल सुन करके लिखने की बात की जा रही है, तो ये केवल श्रुत लेख के सेंस में कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि हमसे ऊर्ध्वमुखी श्रवण के बारे में पूछा गया था, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, पूरे संदेश को सुन करके पृष्ठभूमि का ज्ञान सारांशीकरण के लिए प्रयुक्त करना। पूरे संदेश को बच्चा सुन रहा है, पूरे संदेश को सुनना का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को पहले उसका एक तरीके से जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो बताया गया होगा, उसके बाद से उसके जब धीरे धीरे वो अंदर जा रहा होगा तो उसके पार्ट्स बताए गए होंगे, उसका पूरा इलेबोरेशन बताया गया होगा, इलेबोरेट करके यानी कि विस्तृत तरीके से बताया गया होगा, तब बच्चा उसका सारांशीकरण कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, बच्चे को पहले टाइटल बताया गया, उसके बाद से उसके अन्य पार्ट्स बताए गए उसके, तो ये क्या है, ये ऊपर से नीचे जाने वाला अप्रोच है, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? बॉटम टू अप अप्रोच पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, श्रुत लेख। श्रुत लेख में क्या होता है कि बच्चे को सुन करके लिखने की बात की जाती है, तो श्रुत लेख में क्या होगा कि मान लीजिए कि बच्चे को कोई वाक्य बोला गया, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। मान लीजिए कि बच्चे को कोई लेख आपको बताना है, मान लीजिए ये 6 लाइन का कोई पैराग्राफ है, 6 लाइन का कोई पैराग्राफ है, बच्चे को आप जब श्रुत लेख करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक शब्द बोलेंगे, थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद दूसरा शब्द बोलेंगे, थोड़ा रुकेंगे, इस प्रकार से एक एक शब्दों को बोल करके आप बच्चों को श्रुत लेख लिखा रहे होंगे। तो बच्चा किससे शुरू कर रहा है? बच्चा लिखने के दौरान शब्द पूरे पैराग्राफ को एक बार में नहीं लिखता है, पूरे पैराग्राफ को सबसे पहले वो वर्णों को सुन रहा है। जैसे मैंने बच्चे को कहा कि नीरज लिखना है, नीरज लिखना है, तो सबसे पहले बच्चा न को सुना, सबसे पहले बच्चा न को सुना, तो लिखेगा कैसे? पहले न लिखेगा, इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लिखेगा, उसके बाद र लिखेगा, उसके बाद ज लिखेगा। तो उसने शुरुआत कैसे किया? उसने शुरुआत वर्णों से किया। श्रुत लेख में बच्चा शुरुआत किससे कर रहा है? वर्णों से कर रहा है। उसके बाद शब्दों पर पहुंचेगा, शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाएगा, और कई वाक्यों को मिलाकर के पूरा पैराग्राफ बनाएगा, और पूरा 2-3 पैराग्राफ मिलाकर के पूरा लेख बनाएगा। तो यानी कि ये क्या चल रहा है? नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है, नीचे से ऊपर, यानी ऊर्ध्वमुखी श्रवण का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के आगे का लाइन ध्यान से पढ़िए, और भी ज्यादा आपको हिंट दिया गया है। कहा जा रहा है कि श्रुत लेख तो कंफर्म हो गया कि ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। आगे पढ़िए, क्लोज श्रुत लेख, बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बॉटम टू अप अप्रोच के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों को पहचान करती है और इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है। शिक्षार्थी यहाँ किन प्रकार के श्रवण प्रक्रियाओं को अपना रही है? ध्यान से समझिएगा, बच्ची किससे शुरू कर रही है? शब्द से शुरू कर रही है, और उसके बाद से वाक्य के उपखंडों को पहचान रही है। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं कि मेरा नाम नीरज
है, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। और इसमें जो शब्द हैं या फिर शब्दों को कलेक्टिव फॉर्म में वाक्य का उपखंड कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के पूरा वाक्य बनाते हैं, यानी कि वाक्यों को बांटना ही वाक्य का उपखंड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए, ये मेरा एक शब्द है, नाम एक अलग शब्द है, नीरज एक अलग शब्द है और है एक अलग शब्द है, ठीक है। तो यहां पर बच्ची शुरुआत किससे की है? शब्दों से शुरू की है और शब्दों के बाद उप वाक्य खंडों में पहुंची है और उसके बाद से वाक्यों तक पहुंची है और पूरे का अर्थ समझ रही है। तो शुरुआत किससे हुआ है? शब्द से। शब्द के बाद से किससे शुरुआत पहले शुरुआत हुआ शब्द से, शब्द के बाद वो उप वाक्य खंड में पहुंची, उसके बाद से वाक्य में पहुंची और वाक्य के बाद से वो पैराग्राफ को पढ़ी और पैराग्राफ को पढ़ करके वो उसका अर्थ समझी। तो ये क्या है? ये नीचे से ऊपर चलने की प्रक्रिया है ना, क्योंकि शब्दों से शुरुआत किया गया, उसके बाद से वाक्यों उपखंडों में, उसके बाद वाक्यों में, उसके बाद से पैराग्राफ में और उसके बाद से कई पैराग्राफ को मिलाकर के वो पूरा अर्थ को समझ रही है। तो ये नीचे से ऊपर चलने की बात है, यानी ऊर्ध्वमुखी युक्तियां। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रहणशील शब्द संपदा क्या है? देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों के दौरान हम लोग शब्दों में ही डील कर रहे होते हैं, वोकैबुलरी में ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 2 कौशल होते हैं वो रिसिप्टिव स्किल होते हैं, जिसे ग्रहणशील कहते हैं, और 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, जिसे हम लोग उत्पादक कौशल कहते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से शब्द क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेरे बोलने से शब्द प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब मैं शब्दों को बोल रहा हूं, यानी शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी ये प्रोडक्टिव स्किल बोला जाएगा। अगर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नीरज, तो मैंने इस शब्द को लिख करके प्रोड्यूस किया, तो ये प्रोडक्टिव स्किल बोला जाएगा। आप मुझे अपने मोबाइल पर सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे रिसीव कर रहे हैं, मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, यानी जो सुनना होता है वो रिसिप्टिव स्किल होता है और ग्रहणशील स्किल होता है। और अगर मैंने यहां पर नीरज लिखा, आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज पढ़ रहे होंगे, तो आपने इसको पढ़ करके इसका अर्थ ग्रहण किया इस शब्द का, तो जो पढ़ना होता है वो रिसिप्टिव स्किल होता है। ध्यान से समझिएगा, 4 कौशल मैंने बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से जो सुनना है और जो पढ़ना है वो रिसिप्टिव स्किल होगा, यानी कि उसे हम लोग ग्रहणशील शब्द संपदा कहते हैं। और जो बोलना होता है और जो लिखना होता है वो प्रोडक्टिव स्किल होता है, जिसे हम लोग उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न हमसे ग्रहणशील यानी रिसिप्टिव स्किल के बारे में पूछा गया था, तो सुनना और पढ़ना वाला विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वे शब्द जो भाषा प्रयोगकर्ता के द्वारा लिखने और वाचन में प्रयोग किया जाता है, तो ये तो आपका प्रोडक्टिव स्किल हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वे शब्द जिनकी वर्तनी हम जानते हैं। वर्तनी जानने का मतलब कि स्पेलिंग की बात की जा रही है, तो केवल स्पेलिंग जानने का इससे कोई भी मतलब नहीं है ग्रहणशील शब्द संपदा से, यानी रिसिप्टिव स्किल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वे शब्द जिनकी वर्तनी अधिकतर गलत लिखी जाती है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, एक ही विकल्प बचा, वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं। सुनने का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे कोई बोल रहा है, कोई वक्ता बोल रहा है, तो हमने उसको सुन लिया यानी रिसीव कर लिया। और देखने का मतलब क्या हो गया? पढ़ने के सेंस में, कोई चीज़ भी लिखा हुआ चीज़ देख रहे हैं आप, तो यानी उसको पढ़ रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना जो होता है वो रिसिप्टिव स्किल होता है, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, सीमित अभ्यास करके यानी लिमिट कर दिया गया है कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या फिर जो कुछ भी अभ्यास कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड फॉर्म में है। और जब भी कोई चीज़ लिमिट फॉर्म में कराया जाता है तो उसे हम लोग केवल डिक्लेयर करना कहते हैं। जैसे कि मैं कक्षा में आकर के न्यूटन का नियम पढ़ाना चाहता हूं अगर, तो मैं आकर के केवल न्यूटन का नियम बता करके चला जाऊं, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे डिक्लेरेटिव फॉर्म बोला जाएगा, यानी कि मैंने केवल डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, उसको ना तो अच्छे से एक्सप्लेन किया और ना ही कुछ करके बच्चों को दिखाया और ना ही बच्चे सक्रिय हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे डिक्लेरेटिव फॉर्म बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव फॉर्म को हिंदी में घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। एक ही विकल्प में घोषणा की बात की गई है, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपन्यास क्या है? तो उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल बोलते हैं। तो नॉवेल क्या होता है? तो पर्टिकुलर किसी एक घटना का व्याख्या किया गया रहता है, जो चीज़ वाकई में घटित है या फिर काल्पनिक तौर पर उसे कल्पना करके जो चीज़ एक घटना विशेष का वर्णन किया गया रहता है उसे ही उपन्यास बोलते हैं। जैसे कि एक नॉवेल आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है, हाफ गर्लफ्रेंड। तो वो क्या बोला जाएगा? एक घटना को वहाँ पर कल्पना किया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर गर्लफ्रेंड और वो सभी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो वो सभी चीज़ें क्या हैं? वो सभी चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर घटना को इमेजिन करके जो लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसी को वृत्तांत बोलते हैं। वृत्तांत में क्या होता है? वृत्तांत में
किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वृत्तांत इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को एक बार देख लीजिए। तुलनात्मक लेखन, तो इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, निगेटिव हो गया। आकर्षक लेखन, तो ये तो होगा नहीं। तर्क संगत लेखन, तर्क संगत में हम लोग कोई उसका रीजन दे रहे होते हैं, लेकिन जो उपन्यास होता है, जो नॉवेल होता है, हाफ गर्लफ्रेंड अगर आपने पढ़ा होगा, तो क्या उसमें कोई तर्क दिया गया? नहीं, कोई भी तर्क संगत लेखन उपन्यास में नहीं होता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 वृत्तांत लेखन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सिखाने का समर्थन करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। बच्चे को लेखन सिखाना है तो लिख करके ही सिखाया जा सकता है। ये कौन सा उपागम है? तो देखिए, इसे हम लोग प्रक्रिया उपागम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, प्रक्रिया यानी प्रोसीजरल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि देखिए, बच्चे को लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो कराए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले किस टॉपिक पर लिखना है। इस टॉपिक को डिसाइड करने के लिए बच्चों के माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, यानी कि मानसिक उद्वेलन होगा, विचारों की उत्तेजना जन्म लेगी। उसके बाद से बच्चा एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार कर रहा होता है, यानी बाउंड्री सेट कर रहा होता है कि मुझे कितने शब्दों में या फिर कितने पेज में या फिर कितने लेवल तक इस कहानी को लिखना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे मैं हाफ गर्लफ्रेंड का उदाहरण दिया था नॉवेल का, तो वो एक पूरी किताब है। अब अगर आप उसका पूरा सारांशीकरण करना चाहें तो 2 पेज में भी लिख सकते हैं, और अगर मोटा मोटी अगर एक पैराग्राफ में भी लिखना चाहें तो मोटा मोटी उसका थीम आप बता सकते हैं। तो यहां पर बाउंड्री सेट किया जाता है कि हमें कितना लिखना है, पूरा किताब लिखना है या फिर 2 पेज में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है या फिर केवल एक पैराग्राफ में लिखना है। तो ये बाउंड्री सेट करना आउटलाइन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से आउटलाइन हो गया, उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है कि हमें क्या क्या किस टॉपिक पर एक तरीके से किस हेडिंग के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग हो गया। उसके बाद से रीचेकिंग की जाती है कि जो कुछ भी बच्चे के द्वारा डिसाइड किया गया है या फिर जो कुछ भी हमने डिसाइड किया है कि किस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, किस हेडिंग के अंदर क्या होगा, उसका फिर से एक बार क्रॉस चेकिंग किया जाता है। और अगर हमें यह लगता है कि यहां पर संशोधन की आवश्यकता है तो वहां पर करेक्शन भी किया जाएगा। करेक्शन के बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी अब सब कुछ सुनिश्चित हो गया, इस प्रकार से हमें लिखना है, और अंत में फाइनलाइज किया जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है जिसे प्रक्रिया उपागम बोलते हैं। और जब इस स्टेप्स से बच्चे होकर के गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिखना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहेंगे? लेखन का आकलन करना है। लेखन का आकलन में हैंडराइटिंग नहीं आती है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा अपने मौलिक विचारों को किस प्रकार से लिख करके अभिव्यक्त कर पा रहा है, ग्रामेटिकल करेक्ट लिख रहा है, साथ ही साथ जो जिन घटनाओं का वो वर्णन कर रहा है क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि थीम, विचारों की प्रस्तुति और लिखाई। यहां पर लिखाई यानी हैंडराइटिंग की बात की जा रही है, तो ये हमारा विकल्प निगेटिव हो गया, कभी भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लेख की शुद्धता, यानी कि लेख जो है वो कितना शुद्ध है, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म कैसा है, क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, शुद्ध है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। पहला देखिए, व्याकरणिक ज्ञान और आकृतियों का प्रयोग। आकृतियों का प्रयोग यानी कि देखिए, जब आप बचपन में लिखना शुरू किए होंगे तो कैसे सीखे होंगे? क ख ग कैसे लिखना शुरू किए होंगे? आपके घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया होगा कि गोल गोल अंडा, इसके बाद पुलिस का डंडा, फिर ये बकरी का पोंछ और ये बाबा जी का मोच। तो ये सब क्या है? ये गोला क्या है? आकृति ही तो है। ये खड़ी पाई क्या है? आकृति ही तो है। ये पूंछ जैसी आकृति ही तो है। ये क्या है? पड़ी हुई लकड़ी आकृति ही तो है। तो इन्हीं सभी आकृतियों को मिलाकर के हम पूरा एक वर्ण लिख रहे होते थे। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि व्याकरणिक ज्ञान और आकृतियों का प्रयोग। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। एक ही विकल्प बचा, दूसरा विकल्प देखिए, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट की बात की जा रही है, और व्याकरण पर अधिकार। देखिए, व्याकरणिक ज्ञान जो था पहले विकल्प में, वो आपका पहले से इसमें इंक्लूड हो गया, व्याकरण पर अधिकार। ठीक है, यानी कि जब आप व्याकरण पर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं, यानी उस पर अधिकार है आपका, यानी कि एक तरीके से आप व्याकरण का ज्ञान रखते हैं। तथा संबद्धता, संबद्धता का यानी कि मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी वाक्य आप लिख रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप घटनाओं को वर्णन कर रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। अब यहां पर लेखन की शुद्धता जो तीसरे विकल्प में दिया गया था, लेखन किस प्रकार से शुद्ध होगा, ये तो व्याकरण ही तय करता है ना कि उसका स्ट्रक्चर आपने क्या लिखा है, शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग किया है आपने, ये व्याकरण ही तो तय करता है। तो अब ये पहला और तीसरा विकल्प जो है वो पहले से ऑप्शन नंबर 2 में इंक्लूडेड है, इसलिए तीसरा और पहला अब संकुचित हो जाएगा और एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है, यानी NEP 2020 के बारे में
कौन सा विकल्प सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि आरंभिक वर्षों से ही अंग्रेजी माध्यम के रूप में, यानी कि बच्चा जब प्राइमरी में है तभी से उसको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाए जाने की बात करता है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आरंभिक वर्षों में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को समुन्नत करना। शास्त्रीय भाषा यानी कल्चरल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कल्चरल लैंग्वेज को इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन ये एक अतिरिक्त विषय के तौर पर, और वो भी जब सीनियर सेकेंडरी में बच्चा जा रहा होगा, यानी कि 11वीं 12वीं में जब बच्चा होगा उस समय वहां पर उसको शास्त्रीय लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, और वो भी एक ऑप्शन के तौर पर कि अगर वो पढ़ना चाहे तभी। ठीक है, क्योंकि आज 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके माध्यम से पहला तो फिक्स हो गया कि पहला लैंग्वेज जो फिक्स है वो बच्चे की मदर टंग होगी, यानी कि उसका मातृभाषा होगा। दूसरा लैंग्वेज कंफर्म है कि इंग्लिश ही होगा, जिसे आंग्ल भाषा के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा लैंग्वेज भी कंफर्म है कि एक फॉरेन लैंग्वेज होगा, फॉरेन लैंग्वेज जो कि बच्चे को 11वीं 12वीं में कई ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप इन विदेशी भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज तो पहले से फिक्स है कि ये बच्चे को पढ़ाया जाएगा सीनियर सेकेंडरी तक, और ये वाला जो लैंग्वेज होगा ये सीनियर सेकेंडरी में केवल शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। तो शास्त्रीय लैंग्वेज को एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया कि अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो आप उसको शास्त्रीय लैंग्वेज पढ़ाइए। यहाँ पर आरंभिक वर्षों से यानी शुरुआत से, प्राइमरी से ही उसको शास्त्रीय लैंग्वेज नहीं पढ़ाना है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यालयी शिक्षा में अनेक भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। देखिए, अनेक भाषा में तो बहुत सारे लैंग्वेज आ सकते हैं ना, यहां पर लिमिट थोड़ी दिया गया कि हमें 2 लैंग्वेज की बात की जा रही है, 3 लैंग्वेज या फिर 10 लैंग्वेज की बात की जा रही है। हम कितना, हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम कितनी लैंग्वेज को, कितनी भाषाओं को सीख सकते हैं। इससे बच्चा एक तरीके से केवल भाषा में ही उलझा रह जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मात्र है। नॉलेज नहीं कहा जा सकता लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मात्र है, हमारा नॉलेज का परिचायक नहीं होता है भाषा। इस वजह से अनेक भाषा यहां पर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, नीति संसाधन और युक्ति के रूप में बहुभाषिकता। बिल्कुल सही बात है। बहुभाषिकता क्या कहती है? एनसीएफ 2005 इसको संसाधन के तौर पर देखता है कि बच्चे जो हैं वो प्राइमरी में जब पहली बार आ रहे हैं तो हो सकता है उनको विद्यालय की औपचारिक भाषा ना पता हो, लेकिन वो अपनी मदर टंग जानते हैं। तो कम से कम बच्चे को उनके मदर टंग में जब एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो वो बच्चा इन्वायरमेंट में सहज महसूस करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो इस दौरान उसका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी की पैरवी करता है कि बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मदर टंग में होना चाहिए, यानी बच्चे को अपनी मदर टंग प्रयोग करने का मौका दीजिए। भले ही वो भोजपुरी क्यों ना बोला, उसको भोजपुरी में ही बोलने का मौका दीजिए। ये होता है बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है तथा आवरण कथा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है, इस पठन को क्या कहेंगे? देखिए यहां पर क्या क्या है, समग्र विचार। समग्र विचार यानी कि उसका थीम, उसका सारांश जानने की कोशिश कर रही है। तो उस दौरान किस प्रकार का पठन है वो हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में इस प्रकार से मेन पॉइंट उसका मोटे अक्षरों में लिखा होता है और यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल पूरा इस तरीके से लिखा होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम पूरा लाइन बाय लाइन और शब्द बाय शब्द पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा पेपर अगर हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगे तो वहाँ पर हमारा पूरा दिन निकल जाएगा एक ही पेपर पढ़ने में। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि उसका मोटा मोटी सारांश समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लेख में लिखा क्या गया है। तो सबसे पहले हमारी जो नजर है इस मोटे लेख पर जाती है, यानी कि मोटा मोटी हम थीम समझना चाहते हैं, सरसरी निगाह से उसको पढ़ रहे होते हैं कि क्या चीज इसमें हो सकता है। तो इसे ही सरसरी दृष्टि से पढ़ना, इसी को बोलते हैं समग्र विचार जानना। यानी इसमें गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें केवल और केवल जो उसका मुख्य सारांश है, जो मेन थीम है कि आखिर किस बारे में यह लेख लिखा गया, उसको जानने के लिए हम लोग मोटा मोटी जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ रहे होते हैं, मोटा मोटी ऊपर ऊपर कुछ कुछ शब्दों को पढ़ करके उसका थीम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि अधिगम के लिए आकलन होता क्या है। अधिगम के लिए आकलन यानी कि बच्चे का अधिगम अभी हुआ नहीं है और उसको कुछ सिखाने के लिए जो कुछ भी हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं उसे हम लोग अधिगम का आकलन कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये सीधे तौर पर मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें बच्चा को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और उस कॉन्सेप्ट को सिखाए जाने के दौरान उसको आ रही समस्याओं को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, चौथा विकल्प दिया गया फील्ड विजिट और शैक्षणिक भ्रमण। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चे कई बार क्या होते हैं, जो कहीं ऐतिहासिक
जगह पर घूमने गए हैं या फिर उसका शैक्षणिक भ्रमण करने गए हैं, तो वहां पर कुछ चीज़ों को देख करके वो टीचर से प्रश्न पूछ रहे होते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी रुचि के हिसाब से। तो वहां पर टीचर उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके, यानी उनके अधिगम में आ रही समस्याओं को ध्यान में रख करके उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो वहां पर टीचर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि आखिर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो वहां पर वो टीचर क्या करना चाह रहे हैं, बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, यानी बच्चा जो सीख रहा है, सीखने के दौरान वो बच्चा सही तरीके से सीख पा रहा है यानी, या फिर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये जांचने के लिए। यानी कि शैक्षणिक भ्रमण जो है वो अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंत में होने वाली तथा प्रायोगिक परीक्षा। अब अंत में, अब इसको लेकर के, इसी पॉइंट को लेकर के मैं आपको बोल रहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अंत में परीक्षा जो होती है वो आपका सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसे फाइनल एग्जाम के तौर पर हम लोग देखते हैं, और वो उसके बाद बच्चे को कोई भी अधिगम नहीं कराया जाता, उसके बाद बच्चे को कोई भी अधिगम नहीं कराया जाता। तो ये योगात्मक आकलन के तौर पर देखा जाएगा, ना कि रचनात्मक आकलन के तौर पर। यानी कि जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है वो अधिगम का आकलन हो रहा होता है। लेकिन अगर आप, मैं इसको स्टार लगा रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा दिया गया है सत्र परीक्षण और मासिक परीक्षा। मासिक परीक्षा देखिए, मासिक परीक्षा को हम लोग फाइनल परीक्षा के तौर पर नहीं देख रहे होते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है वो आपके सत्र के अंत में, यानी 12 महीने के बाद, जो 1 साल का सत्र खत्म होने के बाद आपका होता है। तो मासिक परीक्षा हो रहा है, तो ये आपका फाइनल परीक्षा नहीं है, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन के तौर पर, अधिगम के दौरान मूल्यांकन के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये भी हमारा एक तरीके से अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला देखिए, परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य। परियोजना क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे के अंदर कुछ कौशल को विकसित करने के लिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रश्नों को पूछना हो गया, इसके बाद से रिपोर्ट तैयार करना हो गया, ये सभी कौशल को बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए उसे हम लोग परियोजना यानी कि एक प्रोजेक्ट देते हैं। जिसमें क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बालक, आईसीएसई बोर्ड के बालक आपके मोहल्ले के कई बार आपके घर पर आते होंगे और पूछते होंगे कि हमारे स्कूल से ये एक प्रोजेक्ट मिला है, आप कुछ प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। वो कुछ आपसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, आप उसका जवाब वो लोग नोट करते हैं और उसका एक विश्लेषण करके एक रिजल्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, आपके द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसको वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद से ऑब्जर्व करने के बाद से वो एक आंकड़ा जुटा रहे हैं और उस आंकड़े का विश्लेषण करके एक रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे का प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकता है और प्रत्येक बच्चा अपने मानसिक स्तर के हिसाब से, अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से उस आंकड़ों का एनालिसिस करके अलग अलग रिजल्ट निकाल सकता है। तो यहां पर आप किसी को गलत या फिर किसी को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यह भी तो संभव है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से जब एक बच्चा किसी दूसरे मोहल्ले में गया होगा तो वहां के बच्चे या फिर वहां के जो परिवार के सदस्य होंगे, दूसरे परिवार के जो सदस्य होंगे, वो कुछ अलग उत्तर दिए होंगे और दूसरे बच्चे को जो कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क कर रहा होगा, उसको किसी दूसरे मोहल्ले में जब गया होगा तो उसको अलग उत्तर मिले होंगे। तो प्रत्येक बच्चे के लिए जो डेटा कलेक्ट होगा वो अलग अलग हो सकता है और इसके हिसाब से प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग अलग आने की संभावना है। ठीक है, यानी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर निर्भर करेगा, इसलिए ये कहीं से भी आकलन के लिए नहीं किया जाता है। ये सिर्फ बच्चों में स्किल को डेवलप किया जाता है, स्किल को डेवलप किया जाता है, स्किल को डेवलप करना ही इसका उद्देश्य है, आकलन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि ये अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है। ये तो कंफर्म है कि ये अधिगम के लिए आकलन नहीं है, क्योंकि ये बच्चे को आ रही, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, बच्चे को आ रही समस्या को जानने के लिए। यहां पर समस्या जानना ही नहीं है, केवल वो प्रोसेस को डेवलप करना है कि बच्चा जाकर के प्रश्न पूछे, उसके बाद से कुछ नोट डाउन करे, का विश्लेषण करे और एक रिजल्ट पर पहुंचे। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डेवलप करना बच्चों के अंदर, ये मेन उद्देश्य होता है, ना कि आकलन करना। तो इसमें आकलन कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये आकलन का हिस्सा नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही 100% जवाब होगा। अब बचा सवाल तीसरे वाले विकल्प को लेकर के कि ये आपका अधिगम का आकलन था, लेकिन कम से कम आकलन तो था। लेकिन पहला जो विकल्प है वो आकलन ही नहीं है। आकलन नहीं है कहने का मतलब कि ये एक प्रोसेस डेवलप करने के लिए होता है, ना कि बच्चों के आ रही समस्या को जानने के लिए। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प अब थोड़ा सा कम संकुचित होगा, मतलब एक तरीके से पहले वाले के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा संकुचित माना जाएगा, और इसलिए क्योंकि इसमें आकलन है चाहे किसी भी प्रकार का, इसलिए अब हम इसे गलत मान लेंगे और पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया अथवा नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 6 की अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं। वह भाषाओं तथा विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए, कहा क्या जा रहा है कि
कक्षा 6 में 7 भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। अलग अलग 7 भाषा है जिसको बच्चे बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पर टीचर हैं वो भाषाओं और विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करती है, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हैं तो उसको सभी भाषाओं में थोड़ा थोड़ा करके बता रही हैं। तो इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मुझे केवल 3 लैंग्वेज आती है, एक भोजपुरी, हिंदी और इंग्लिश, और तीनों लैंग्वेज का अगर मैं प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि देखिए यहां से आपका उदाहरण शुरू हो रहा है। हम रउआ के सीटेट के तैयारी करावत बानी। अगर आप सभी कैरियर बिट के सभी वीडियोस को देख लेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि मैं आप सभी को सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, और अगर आप कैरियर बिट के सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के दौरान मैंने, इस वाक्य के दौरान, इस पूरे संदर्भ के दौरान मैंने 3 लैंग्वेज का प्रयोग किया। पहले भोजपुरी, उसके बाद हिंदी और अंत में इंग्लिश। ठीक है, तो इन 3 लैंग्वेज के दौरान हमने क्या किया कि एक बार बोलने के बाद से, भोजपुरी बोलने के बाद से मैं हिंदी पर ट्रांसफर हुआ, उसके बाद से मैं इंग्लिश पर ट्रांसफर हुआ। यानी एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान जब कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग भाषा अंतरण कहते हैं, भाषा अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बच्चों से संबंधित कहने का मतलब कि ये एनसीएफ 2005 बहुभाषावाद को एक संसाधन के तौर पर देखता है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि बच्चे अपनी मदर टंग का प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो बहुभाषावाद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? 7 भाषाओं का प्रयोग कौन कर रहा है? टीचर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा देखिए बहुभाषा शिक्षण, तो ये भी नहीं होगा, कई भाषाओं को सिखाया भी नहीं जा रहा है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट बताने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए पद्धति के रूप में अनुवाद, तो ये ट्रांसलेशन भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो तब होता ना जब एक ही वाक्य को मैं हिंदी में बोलता, फिर अलग से एक तरीके से भोजपुरी में बोलता, फिर अलग से उसी वाक्य को अंग्रेजी में बोलता। मैं इस प्रकार से नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। एक ही वाक्य के कुछ पार्ट को मैंने भोजपुरी में बोला, कुछ पार्ट को मैंने हिंदी में बोला और कुछ पार्ट को मैंने इंग्लिश में बोला, तो इसे हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा पर चले जाना, इसे बोलते हैं भाषांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।